हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 6 to 12 ज्योग्राफी चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ। साथ में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन अभ्यास को भी किस प्रकार हम सॉल्व किया जाता है। आइए हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की। हमारी जो पृथ्वी होती है उसके कितने परिमंडल होते हैं, आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आज जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। इसका मतलब पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे वायु भी उपस्थित है, जीना भी उपस्थित है तथा पानी सब कुछ में उपस्थित है। जिस प्रकार हम वहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जीवन संभव है। साथ में ही पृथ्वी जो है वो हमारा एकमात्र ग्रह माना गया है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, पानी सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। जैसे मैंने आपको इसी प्रकार भी समझाया कि यहाँ पर भूमि भी है, रहने के लिए जगह भी है, पीने के लिए पानी भी है तथा हवा जिससे हम जीवित रहते हैं वो भी सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पे जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक है, महत्वपूर्ण 3 घटक है। आइए जानते हैं कौन कौन से आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत इफेक्ट डालते हैं। देखिए किस प्रकार इफेक्ट डालेंगे, आइए जानते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग में हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा जीवन संभव होता है उसे भूमंडल कहते हैं। इसी प्रकार गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ पर ज़्यादा गैसेस पाई जाती है हमारी पृथ्वी में उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस भी यहाँ पर पाई जाती है। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भूमंडल किसे कहते हैं तथा वायुमंडल किसे कहा जाता है। साथ में वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस उपस्थित होती है। आइए हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जो हमारा पृथ्वी है उसमें आधे से ज़्यादा भाग में हमारा जल पाया जाता है। साथ में उसे जलमंडल कहते हैं। जिस भाग में अत्यधिक जल पाया जाता है उसे हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल वाष्प सम्मिलित होते हैं। अब जो जल वाष्प है हमारा, जल वाष्प है वो किस किस से मिलकर बना है, उसमें बर्फ भी होती है, जल भी होता है तथा जल वाष्प भी पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जलमंडल में हमारी ये 3 अवस्थाएं होती हैं। साथ ही हमने देखा जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है, मतलब बहुत थोड़ा सा क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं हवा एक साथ सम्मिलित होती है, जहाँ सभी प्रकार के जीवन उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर हमारे सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। आइए हम इसके बारे में देखें कि शब्द की उत्पत्ति किससे होती है। ग्रीक शब्द में लिथास का अर्थ होता है पत्थर। जो ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा होती है, में लिथास पत्थर को कहते हैं। ऐसे ही एटमास का अर्थ होता है वाष्प। क्या मतलब होता है, वाष्प। हुडर का अर्थ होता है जल। इसी प्रकार बायोस का अर्थ क्या हुआ, जीवन। बायोस का अर्थ हुआ जीवन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बायोस का अर्थ क्या होता है, तो आप सही बोलेंगे जीवन इसका अर्थ होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि भूमंडल क्या होता है तथा ये किस प्रकार बना है। अब हम पढ़ रहे हैं भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ठोस भाग होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, ना ही इसमें गैसेस होती है, तो इसको भूमंडल कहा जाता है। ये भूपटल के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। किसकी परतों का बना होता है, मिट्टी की सबसे छोटी परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं।
पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। जो पृथ्वी की सतह है उसको दो भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को आप महाद्वीपों के नाम से जानते हैं तथा बड़े जलाशयों को आप महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी इन दो भागों में डिवाइड है। पहले भाग को महाद्वीपीय नाम से जानते हैं तथा दूसरे भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। साथ में हमने देखा विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने देखा ही होगा मानचित्र जिसमें महासागर में आपस में एक दूसरे महासागर जुड़े ही होंगे। आपने बहुत सारे मैपों के बारे में सुना होगा तथा उनमें कलर भरे होंगे, जलाशयों का रंग को निम्नित किया होगा, महाद्वीपों के बारे में जानकारी हासिल की होगी। साथ में विश्व के मानचित्र को देखिए कि आप सभी स्थलों भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जो समुद्र का जल होता है उसका तापमान, उसका तल सभी जगह पर क्या होता है, समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जो स्थल की ऊंचाई है, एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है, जो स्थल की ऊंचाई है हम किस में मापते हैं, उसे समुद्री तल से मापा जाता है जिसका मान 0 पाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है। ये दूसरी पार्ट की ओर चलते हैं। इसमें हमें बता रखा है कि कौन कौन से हमारे महासागर तथा महाद्वीप पाए गए हैं। तो हमने देखा है इसमें हमारे प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोगो शेरपा ने 19 मई को 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे तथा हमने पढ़ा है जापान के जुको ताबेगी विश्व की पहली महिला थी जिसमें हमने देखा कि 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा था तथा बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी थी। पहली महिला जिसमें 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे पहला कदम रखा था। हाँ, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट माना गया है। कौन सा शिखर माना गया? माउंट एवरेस्ट माना गया, जिसकी ऊंचाई 8,848 मानी गई है, मीटर ऊंची होती है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मरियाना गत है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है तथा कितना है। तो माउंट एवरेस्ट हमारा सबसे ऊंचा शिखर है तथा वो 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग हमारा प्रशांत महासागर में मरियाना गत है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे गहरा स्थान कौन सा तथा कौन सा है तथा कितना मीटर गहरा है। तो इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। क्या आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में कितनी अधिक हो सकती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊंचा भाग अधिक हो सकती है। और ये हम पढ़ते हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, जिसमें अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि हमारे 7 महाद्वीप हैं। ये विशुद्ध जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया होता है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर 7 प्रकार के महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए, ध्यान दीजिए कि स्थल पर बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। हमारा अत्यधिक भाग कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है।
एशिया, अब एशिया के बारे में पढ़िए। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। किसका होता है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पाया गया है। ये पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में फैला हुआ है? 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो पूर्वी गोलार्ध तथा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिमी भाग को यूराल पर्वत कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में यूराल पर्वत पाया जाता है। यूरोप से अलग अलग करता है। एशिया एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। साथ में हम पढ़ेंगे कि एशिया, अब यूरोप के बारे में। जो यूरोप है वो सबसे छोटा महाद्वीप होता है। आप मैप में जाके इसके बारे में ज़रूर देखना। साथ में अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कमेंट से कुछ भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने पढ़ा है यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। जो यूरोप है वो कहाँ पे स्थित है? महाद्वीप एशिया में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति लगाइए तथा इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम अफ्रीका के बारे में। आपने अफ्रीका, थाईलैंड में जो अफ्रीका हाथी पाया जाता है उनके बारे में सुना ही होगा। तो वो यही अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। तो अफ्रीका के बारे में हम पढ़ते हैं। एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये माना गया है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के अलग अलग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साथ में हमने 5.1 चित्र को देखिए। आप पाएंगे कि यहाँ एक महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुववृत्त तथा मकर तीनों रेखा गुजरती है। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा भी जाती है, विषुववृत्त रेखा भी जाती है तो मकर रेखा भी यहाँ से होकर गुजरती है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहा जाता है। यह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वह सहारा रेगिस्तान है तथा वह कहाँ स्थित है? वह अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब एक क्वेश्चन हमारे ये बन जाता है कि जो हमारी नील नदी है वो कहाँ पर है? तो वो भी अफ्रीका में बहती है। तब विश्व की सबसे लंबी नदी मानी गई है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए। बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विश्व रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये सभी आप बच्चों, आपको होमवर्क है, आपको एक मानचित्र लेना है तथा उसमें बताना है कि विषुववृत्त रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा किन किन से होकर गुजर रही है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के सहारे से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तब मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है जिसे हम पनाह संधि के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि पनाह संधि किन किन राज्यों को जोड़ती है। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है। तो आप इसके बारे में ज़रूर अच्छे से याद करेंगे इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें हमने देखा कहा जाता है, पनाह संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरी हुई है। कितने महासागरों से घिरी है? 3 महासागरों से घिरी हुई है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो ये बच्चों आपको होमवर्क रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थित है। इसके पूर्व एक पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला को माना गया है, जो कि कहाँ पे स्थित है? उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है तथा दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, जिसे अमेज़न नदी कहते हैं, तथा ये वहाँ बहती है। नेक्स्ट है हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो जानते, क्रिकेट तो काफ़ी बच्चे देखते होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच काफ़ी आपने सुना होगा। तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जनरल नॉलेज की बातें सीखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना गया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से महासागरों तथा महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। साथ में हमने देखा है कि अंटार्कटिका। बच्चे, क्या आप अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ही ढका होता है। कि बहुत सारी बर्फ से ढका होता है, ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ़ की जगह पर यहाँ रह रहे हों। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। जहाँ पर सबसे अत्यधिक ठंड हो वहाँ पे कोई मानव सरवाइव नहीं जी सकता, ना ज़्यादा गर्मियों में और ना ज़्यादा सर्दियों में, जिस प्रकार हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। तो शोध केंद्र कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। भारत के भी शोध संस्था यहाँ है। इसके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत के भी शोध संस्था कहाँ पर है, तो मैत्री में है तथा दक्षिण गंगोत्री में यह पाए जाते हैं। तो अब हम इस मैप की तरफ नज़र धराएंगे कि जो हमारी उत्तरी अमेरिका है, वहाँ पे जलसंधि स्थल का एक संकरा भाग होता है, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तथा हम देखेंगे कि जो हमारी जल संधि है, ये जल संधि है। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा तो आप इसको मैप में देख सकते हैं कि हमारी जल संधि है दक्षिण अमेरिका, यह दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के बीच की जल संधि मानी गई है। तो जल संधि भारत का संक्रिय भाग होता है, जो 2 बड़ी जलाशयों जैसे समुद्री तथा महासागरीय को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे जल संधि कहते हैं। साथ में भारत और श्रीलंका के बीच की स्थित जल संधि का नाम आपको बताना है, ये आपको होमवर्क है। ठीक है बच्चों, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो अब पढ़ेंगे हम जलमंडल। जलमंडल के बारे में आप बच्चों ने सुना ही होगा। जल का मतलब होता है पानी, मंडल मतलब जहाँ पे पानी का भंडार हो। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहते हैं? यहाँ पे बहुत सारा 1/3% पानी पाया जाता है, इसलिए नीला ग्रह माना गया है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदी, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित होती है। साथ में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% से अधिक महासागरों में ही पाया जाता है। पृथ्वी पर अत्यधिक पानी पाया जाता है, जो कि हमें महासागरों में पाया जाता है। वो इतना खारा होता है कि उसका उपयोग करना अत्यधिक कठिन माना जाता है। अब साथ में हम पढ़ेंगे कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, कि यह मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों तथा हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग
अल वर्ण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। ज़्यादातर मनुष्य इसका इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि इसे नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। अब बढ़ेंगे महासागर। महासागर किन्हें कहते हैं? तो महासागर किसे कहते हैं? महासागर जल मंडल के मुख्य भाग में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? जल मंडल में, ओके, जहाँ पे अत्यधिक जल पाया जाता है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। साथ में महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है तथा जिसमें ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गति हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर होते हैं। तो महासागर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हमारे महासागर होते हैं तथा महाद्वीप हमारे 7 प्रकार के पाए जाते हैं। तो 5 महासागर कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा दक्षिणीय महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर और महाद्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी करेंगे। आइए हम देखते हैं प्रशांत महासागरों के बारे में हम अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जो महासागर है सबसे बड़ा महासागर माना गया है। प्रशांत महासागर को हम सबसे बड़ा महासागर के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। महासागर का जितना है उसमें से 1/3% भाग प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गत प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरा भाग जो था अभी हमने पढ़ा था मरियाना गत, जो सबसे गहराई पर है 11,022 मीटर तक ये गहराई पर है तथा प्रशांत महासागर लगभग वृत्त आकार का होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रशांत महासागर कौन से आकार का होता है? तो वृत्त आकार का पाया गया है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका इनके चारों ओर स्थित होते हैं। चित्र 5.1 में देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएं। आइए हम अगला पढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरे नंबर का बड़ा महासागर माना गया है। यह अंग्रेजी भाषा में एक्स अक्षर के शेप के होते हैं। प्रशांत महासागर हमारा वृत्ताकार का होता है तथा अटलांटिक महासागर हमारा एस आकार का पाया गया है तथा इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, पूर्व किनारे पर पृथ्वी एवं अफ्रीका, यूरोप तथा अफ्रीका तथा अटलांटिक महासागर की तट रेखा पर बहुत अधिक दंतुरित है वहाँ पे पाए गई है। यह अनियमित तथा दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पौधश्रव एवं पत्तनों के आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से हम ये सबसे व्यस्त महासागर माना गया है। यहाँ पर अत्यधिक व्यापार तथा बंदरगाह पाए जाते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, जैसे भारत के नाम पर इसे रखा गया है। तो ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर रखा गया? तो हमारा भारत देश है। यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार का होता है। इसके उत्तर में दक्षिणी पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। साथ में हमने देखा है कि जो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। कितने डिग्री अक्षांश पर फैला है? 60 डिग्री अक्षांश पर फैला हुआ है। अंटार्कटिका महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिल्ले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है तथा ये प्रशांत महासागर जल से जुड़ा हुआ है, जिसे बैरन संधि जल संधि कहते हैं। तो बैरन जल संधि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है तथा उत्तरी अमेरिका उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा हुआ है। आज हमने ये पढ़ा कि बैरन जल संधि इसमें सम्मिलित है। वायुमंडल, तो वायुमंडल के बारे में आप जानते ही होंगे। हमारे पृथ्वी के चारों ओर
चारों ओर बहुत सारी गैसेस उपलब्ध होती है, तो जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह में महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यहाँ पर अत्यधिक गैसें पाई जाती हैं, हमें ऐसे वायु प्रदान करती है सबसे क्या जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें से बचाता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो हमारा वायुमंडल है वो 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान, अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया। तो वायुमंडल की भी 5 परतें होती है। इन्हें परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आते हैं हमारा सौरमंडल, फिर तापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, तब बहिर्मंडल कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार की परतें माना गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। आइए हम परतों के बारे में पढ़ें, किस प्रकार है हमारी परतें। जिस प्रकार मैंने पढ़ा, पहले सौरमंडल आता है, फिर समतापमंडल। सौरमंडल में हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं। फिर समतापमंडल, मध्यमंडल में हमारे वहाँ पे उड़ते हैं। फिर आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो इस प्रकार की हमारी ये परतें पाई जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है। किसका बना होता है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का ये बना होता है। जैसे कि साफ शुष्क हवा का 99% भाग है। आयन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरे गैस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैस 1% पाई जाती है। ऑक्सीजन हमारी 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन हमारी 78% पाई जाती है तथा शुष्क हवा हमारा 98% पाई जाती है। इसी प्रकार हम देखेंगे जिससे हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है, जिसे नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, मतलब लेती है। जो पृथ्वी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो प्रदान करते हैं वो अपने अंदर वो लेती है, ठीक है। इससे जिसमें बहुत गर्म, पृथ्वी बहुत गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। अलग अलग टेम्परेचर, इसका तापमान कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है। साथ में हमने देखा है कि घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे समुद्र होता है वहाँ पर उसका घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ ये घटता जाता है। जो इसका समुद्र का घनत्व होता है तेजी के साथ वो नीचे घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो आपने ये देखा ही होगा, जो पहाड़ों पर लोग जाते हैं साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, इसका कारण आप कमेंट में हम उसको बताएंगे। तथा ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। इसका एक मुख्य कारण है जो कि आप कमेंट के थ्रू मुझको बताएंगे। आइए हम पढ़ते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं तब हमारा तापमान भी घटता है। यदि हम किसी पहाड़ी इलाके में सबसे ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से भिन्न दाब की ओर बहती है। जो वायु है उच्च से लेके निम्न दाब की ओर बहती है। इसे गतिशील वायु को पवन वायु कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पवन वायु किसे कहते हैं। आइए हम जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि जीवमंडल होता क्या है। जीवमंडल हमारा स्थल, जल तथा हवा के बीच में एक सीमित भाग होता है, जिसमें जीवमंडल का मतलब जहाँ पे हमारा जीवन संभव है, जहाँ पे स्थल भी हो, जल भी हो तथा हवा भी पाई जाती हो। यह वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़ी स्तनियों के आकार में पाई जाती है। मुख्य सतह पर
सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े होते हैं। जीव मंडल प्राणियों के मुख्य दो भाग हैं, जैसे जंतु जगत है, पादप जगत। जंतु जगत होते हैं जीव जंतु से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें जीव जंतु शामिल होते हैं, और पादप जंतु होते हैं इसमें हरे पौधे सम्मिलित होते हैं। विभक्त किया जा सकता है पेड़ पौधों को तथा जीव जंतु को इसमें शामिल किया जाता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इसमें ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप का आना, ये प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ का आना, भूमि से भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में ही डूब गया था। ये भी एक भूकंपीय आपदा कहलाती है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों का प्रवाह होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। इसका मतलब है सुनामी आने से कुछ पदार्थ दूषित हो जाते हैं जिसको ना मानव ग्रहण कर सकते हैं और जो ना वो पानी को मानव पी सकते हैं। यह जल दूसरे जलों का भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण भूमि के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ने से ज़्यादा बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में भी गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। इसे वायुमंडल तापन कहते हैं, मतलब भूमि का गर्म होना। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। तो आप जान ही गए होंगे कि हमारा जीवमंडल किस प्रकार कार्य करता है। तो आप मुझे बताएंगे कि जीवमंडल, वायुमंडल तथा ये किसे कहते हैं। यदि आपको कोई भी इसमें से परेशानी होती है, डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो आइए हम अभ्यास से कुछ क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जीवमंडल। यह 4 प्रमुख परिमंडल पृथ्वी के माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं। जिस प्रकार मैंने अभी आपको पढ़ा है कि महाद्वीप, पृथ्वी पर हमारे 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, तो उनका नाम बता रही हूँ मैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो ये पृथ्वी के हमारे 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण में स्थित हो। किसमें स्थित हो? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। तो उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। 2 ऐसे महाद्वीप हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में बताना है। वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? तो वायुमंडल की पहली परत होती है सौरमंडल, दूसरी होती है जलमंडल, वायुमंडल तथा थलमंडल। हमारी 5 प्रकार की वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को हमारा नीला ग्रह माना गया है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी हमारे 71% भाग जल से घिरा होता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि स्थल बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवित प्राणियों के लिए जल जीव मंडल जिसमें हमारा जीवन संभव होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है?
जीव मंडल स्थल तथा जल हवा के बीच में एक सममित भाग होता है। वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद होता है, जहाँ पर हम रह सकते हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर तथा जीवमंडल से जुड़े होते हैं। यहाँ पर इसलिए जीवित रहने के लिए प्राणियों के लिए जीवमंडल बहुत महत्वपूर्ण भाग माना गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सही उत्तर चयन करें। ऐसा कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? एंडीज पर्वतमाला, हिमालय तथा यूराल। इनमें से हमारा आंसर है तो इसका आंसर है हमारा यूराल। यूराल पर्वत है जो कि पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? स्थल संधि से, जल संधि से या नहर से? तो नहर तो हमने पढ़ा नहीं है, जल संधि है, स्थल संधि पढ़ा है। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से स्थल संधि से यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें प्रतिशत पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का कौन सा ठोस भाग चट्टानों का बना होता है? वो क्या वायुमंडल का बना होता है, जीवमंडल का बना होता है या स्थल मंडल का बना होता है? तो पृथ्वी का कौन सा भाग है जो स्थल मंडल का चट्टानों से बना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, एशिया है या ऑस्ट्रेलिया है? तो हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा भाग है और अफ्रीका हमारा सेकंड नंबर का महाद्वीप माना गया। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा और एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। अब हम पढ़ेंगे खालिस्तान। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो कि प्रशांत महासागर में है। मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे गहरा भाग कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, मरियाना गत जिसे कहते हैं, वो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है जो कि 11,022 मीटर की ऊंचाई पर इस गहराई पर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम एक देश पर रखा गया है? तो वह है हिंद महासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो कि जीवन के लिए सहायक है। तो कौन सा है? जीवमंडल स्थल जल एवं हवा एक सीमित भाग है जो कि जीवन के लिए सहायक माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है? तो यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट माना गया है। तो माउंट एवरेस्ट हमारा पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माना गया है। आई होप जो मैंने आपको अभ्यास से क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो, और अगर पसंद ना आए तो अपना इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल शिक्षा विद आशा।